हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा मिडीवल हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम शुरू करेंगे सैयद डायनेस्टी से। लास्ट हमने करी थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद में हुआ था तैमूर का इन्वेजन, जिसमें तैमूर बाद में खिजर खान को पंजाब का नॉमिनी छोड़ गया था। पंजाब में एज ए नॉमिनी छोड़कर वो खुद चला गया था। तो जो खिजर खान था, इसका टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1421 तक का। तो ये तैमूर का नॉमिनी था पहले, बाद में इसने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था और खुद को वहां का न्यू सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। ये सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर था जिसने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब पे रूल किया था। खिजर खान के बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था उसका टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1434 तक का। जो मुबारक शाह था ये आया था खिजर खान के बाद। खिजर खान के बाद ये थ्रोन पे बैठा था और इसके बाद इसने मेवात, कटिहार और गंजटी के दोआब का ये वाला जो एरिया था इन सब पे रूल किया था। उसको फिर जो मुबारक शाह था, मुबारक शाह को उसकी अपनी कोर्ट के जो नोबल्स थे उन्होंने ही मार दिया था। तो मुबारक शाह के बाद में आया था फिर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1434 से लेकर 43 तक का। अब जो नोबल्स थे उन्होंने मुबारक शाह को मारकर मोहम्मद शाह को गद्दी पे बिठा दिया था। बट जो मोहम्मद शाह था वो भी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाया। वो भी जो कोर्ट के नोबल्स थे उनके साथ थोड़ी बहुत उसकी लड़ाइयां चलती रहती थी, जिसके चलते हुए वो जो अपना रूल था वो कुछ एरिया तक ही ऑथोराइज कर सके थे। अराउंड 30 माइल्स तक ही वो अपनी जो रूल था वहां तक ही वो चला सके थे। बाकी का जो दिल्ली सल्तनत था उस पर रूल कर रहे थे उसके नोबल्स, उसकी कोर्ट के नोबल्स। तो इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं हमारे आलम शाह। आलम शाह का टाइम पीरियड है 43 से लेकर 51 तक का। जो लास्ट सैयद किंग थे वो थे आलम शाह। आलम शाह के बाद आए थे बहलोल लोदी और इसके बाद शुरू होती है लोदी डायनेस्टी। और जो लोदी डायनेस्टी थी ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियाज तक ही कन्फाइंड रही थी। लोदी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो थे वो एक अफगान सरदार थे और इनका जो टाइम पीरियड है ये था 1451 से लेकर 1488 तक का। उन्होंने फिर खुद को पहले तो पंजाब में इस्टेब्लिश करा, बाद में फिर तैमूर का वहां पे इन्वेजन हुआ। तैमूर के इन्वेजन के बाद फिर इन्होंने लोदी डायनेस्टी फाउंड करी थी। बहलोल लोदी के बाद जो सेकंड रूलर आते हैं वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है 1489 से लेकर 1517 तक का। जो सिकंदर लोदी थे ये बहलोल लोदी के ही बेटे थे। इन्होंने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को कॉन्कर करा था। उसके बाद इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर ली थी। जो आगरा की सिटी है ये इन्हीं ने फाइंड करी थी। जो सिकंदर लोदी थे वो एक फैनेटिकल मुस्लिम थे। ये बहुत मतलब अपने रिलीजन को मानने वाले थे और किसी रिलीजन को नहीं मानते थे। इनके हिसाब से जो मुस्लिम रिलीजन है वही सबसे बेस्ट है। इसीलिए इन्होंने नगर कोट में जो ज्वालामुखी टेम्पल है वहां की जो सेक्रेड इमेजेस थी उन सबको तोड़ दिया था। साथ ही साथ इन्होंने मथुरा के जो टेम्पल्स थे उन सबको भी खत्म कर दिया था, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर दे दिए थे। और इनका एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया था। गजे सिकंदरी एक मेजरमेंट यूनिट है, इसमें 32 डिजिट्स होते हैं मेजर करने के। तो गजे सिकंदरी को ये यूज करते थे कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने के लिए। जो सिकंदर लोदी थे वो एक पोएट भी थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी कंपोज करी थी और ये वाली जो पोएम्स थी वो पर्शियन में थी। और जो इन्होंने पोएम्स कंपोज करी थी वो इन्होंने गुलरुखी नाम से करी थी, विद द पेन नेम गुलरुखी। मतलब कि इन्होंने सिकंदर लोदी नाम से अपनी पोएम्स नहीं कंपोज करी थी, गुलरुखी नाम से अपनी पोएम्स कंपोज करी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड है 1517 से लेकर 1526 तक का। जो इब्राहिम लोदी थे ये लोदी डायनेस्टी के लास्ट किंग थे और दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट किंग थे। और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के ही बेटे थे
ये जो अफगान नोबिलिटी थी ना, अफगान नोबिलिटी बहुत ही ब्रेव थी और साथ ही साथ ये फ्रीडम लविंग पीपल भी थे, ये फ्रीडम में जीना चाहते थे। इसी वजह से अब ये फ्रीडम में रहना चाहते थे तो इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे, इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज थी इनकी। तो इसी वजह से जो अफगान मोनार्की थी, अफगान मोनार्की धीरे धीरे वीक हो गई। तो जो इब्राहिम लोदी था वो उसने अपनी सुल्तान की एब्सोल्यूट पावर्स ले रखी थी, इसके पास पूरी मतलब जो भी सुल्तान की पावर थी इसने अपने हाथ में रखी थी, किसी को भी दे नहीं रखी थी। तो इसी के चलते हुए इसकी कोर्ट के जो नोबल्स थे वही इनके अगेंस्ट हो गए। तो जो एट लास्ट जो दौलत खान लोधी था, इसी का जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी, तो उसने फिर बाबर के पास गया और बाबर को जाकर बोला कि इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना है, मेरी हेल्प करो। तो जब दौलत खान ने बाबर को इब्राहिम लोधी को हटाने के बारे में बोला तो बाबर भी उसकी बात मान गया, बाबर ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में फिर बाबर ने उसके साथ लड़ाई हुई थी, बाबर की और इसकी इब्राहिम लोधी की पानीपत में हुई थी, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, और ये 1526 में हुई थी। इसमें इन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और बाद में उसको मार भी दिया था बैटल ऑफ पानीपत में। और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत जो था वो खत्म हो गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने के रीजंस क्या है, कौन से कारण है जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुआ था, खत्म हुआ था। सबसे फर्स्ट रीजन आता है डेस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब इनकी जो गवर्नमेंट थी ना बहुत ही मिलिट्री टाइप की थी, सेल्फिश गवर्नमेंट थी, कि अपने बारे में ही सोचते थे, मोनार्की चलाते थे, जिसकी वजह से ये लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए, लोगों का विश्वास जीत ही नहीं पाए थे। सेकंड, डिजनरेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। डिजनरेशन का क्या रीजन है, स्पेशली इसमें आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के वाइल्ड प्रोजेक्ट्स। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, कि कैसे उन्होंने उल्टे सीधे काम करे थे, कभी कैपिटल शिफ्ट करने चले जाते थे, कभी टैक्सेशन लगा देते थे, लोगों पे भर भर के टैक्स लगाते थे, कभी ये करेंसी चेंज कर देते थे। तो ऐसे उल्टे सीधे काम किए इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत था कमजोर हो गया। और सेकंड आता है फिरोज शाह तुगलक की इनकॉम्पिटेंसी, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे खत्म हो गया। थर्ड रीजन है वॉर ऑफ सक्सेशन, एज देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन। अब ये आपस में गद्दी के पीछे लड़ाइयां करते थे, कोई फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था कि बेटा ही उसका जो है वो थ्रोन पे बैठेगा, कुछ ऐसा नहीं था, फिक्स नहीं था। हाँ बैठ भी जाता था बट फिक्स नहीं होता था। तो कई बार इन थ्रोन को लेकर लड़ाइयां भी हो जाती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत था वो खत्म हो गया। फोर्थ रीजन आता है ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ नोबल्स। अब जो नोबल्स थे ना इनकी कोर्ट के, वो बहुत ज्यादा लालची थे और साथ ही साथ इनकम्पिटेंट भी थे, वो अच्छे से काम भी नहीं करते थे। ये भी एक रीजन है दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन का। फिफ्थ आता है डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सिक्स्थ है कि इनका जो एम्पायर था ना वो बहुत बड़ा था, वास्टनेस ऑफ एम्पायर, एम्पायर बहुत बड़ा था और उसमें कम्युनिकेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन बहुत ही कम थी, पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। सेवंथ रीजन है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इंस्टेबल हो गए थे बाद में। एट्थ रीजन है नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज्ड। अब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही अगर हम बात करें तो उसी टाइम पे 1,80,000 स्लेव्स बढ़ गए थे इनके, और ये जो स्लेव्स थे ये धीरे धीरे इनके खजाने पे एक बर्डन बन के रह गए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो दिल्ली सल्तनत था वो डिक्लाइन हो गया। और नाइन्थ एंड लास्ट रीजन आता है इसका इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर के आने से तो दिल्ली सल्तनत बिल्कुल ही खत्म हो गया था। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।